कोरवाई ट्राइब के जो लोग हैं वो इंसानों को खाते हैं। हालांकि एक रिसर्च में बोला है उन्होंने कि अभी भी लोग खाते हैं। मैंने ये चीज़ मेंशन भी नहीं की थी अपने वीडियो में, बिकॉज मेरा गाइड बोला कि यार ये टूरिज़्म को बढ़ाना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप ये चीज़ मेंशन करोगे कि आज भी इंसानों को खाते हैं तो इनको कोई भी विजिट नहीं करेगा डर के मारे। उनकी फैमिली में या फिर आसपास में जो कोरवाई के जो ट्राइब्स ग्रुप्स हैं उनमें कोई मर जाता है तो उसका सिर खाते हैं। वहाँ पे लोग आज भी मुर्दा लोगों के साथ रहते हैं। उन लोगों का बिलीव ऐसा है कि हम लोग अगर अपने एंसेस्टर्स की टेक केयर करेंगे ना तो हम लोग पैसे वाले बनेंगे। जोहान्सबर्ग अगर आप सर्च करोगे दुनिया की जो डेंजरस सिटीज़ के अंदर जोहान्सबर्ग टॉप पे है। अच्छा। क्राइम के अंदर वहाँ पे जिस गली में लोग नहीं है और उस गली में आप अकेले घूम रहे हो तो चांस ही नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई छोड़ दे, गन लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है ट्रैवल बेस्ड। बहुत टाइम हो गया था भाई किसी अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर के साथ हमने पॉडकास्ट नहीं करा था। आपकी भी भरपूर डिमांड थी और हमें भी यार अंदर से चुल हो रही थी। बहुत टाइम हो गया है, कुछ नया नहीं जाना, किसी नई कंट्री के बारे में नहीं जाना। तो हमने थोड़ी रिसर्च करी और हमें एक चैनल मिला घूमता इंसान। तो इस चैनल पे जो कंटेंट था वो हमारे भाई धीरज कुमार मीना भाई जो इस चैनल को रन करते हैं, उनका कंटेंट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक तो होता है कि मेन स्ट्रीम ट्रैवल करना, लेकिन हमारे जो भाई हैं वो करते हैं ऑफ बीट जगहों पे ट्रैवल, ट्राइबल एरियाज़ में और ऐसी ऐसी जगह जहाँ नॉर्मली लोग नहीं जाते। और ऐसी ऐसी जगह भी भाई गए हैं जहाँ पे इंसान इंसान को खा रहा है। तो हमें लगा भाई को यहाँ पर होना चाहिए, ये स्टोरीज तो हमारी ऑडियंस तक जानी ही चाहिए। तो स्वागत है धीरज भाई आपका। थैंक यू सो मच भाई। इसी से शुरू करते हैं। ये हमने पहली बार सुना है कि इंसान इंसान को खा रहा है। कहाँ हो रहा है, कहाँ घूमने चले गए आप? ये हालांकि मैंने ये इसके बारे में स्टोरी है ना आज से 2 साल पहले पढ़ी थी। तो इसमें था कि जो कोरवाई लोग हैं ना वो इंसानों को खाते हैं। तो 2 साल पहले मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे क्या है इसका बजट काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरे को लगा कि यार बाद में धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे तब जाएंगे। लेकिन इस साल मैंने डिसाइड किया इस साल तो जाना ही जाना है। कहाँ पर है ये वेस्ट पपुआ में पड़ता है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ये एक आइलैंड है ये पपुआ न्यू गिनी अलग से कंट्री है और वेस्ट पपुआ जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके। तो वहाँ पे मैं गया था। तो यहाँ से मतलब इंडिया से मैंने डायरेक्ट फ्लाइट ली मकासर के लिए, और मकासर में मैं तोराजा गया था जहाँ पे लोग मुर्दा लोगों के साथ रहते हैं। चलो वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो वहाँ से मैं अपने आप में एक अलग इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। तो वहाँ से हम लोग गए थे जयापुरा में जो वेस्ट पपुआ की कैपिटल सिटी है। वहाँ से मैंने गाइड वगैरह अरेंज किया और गाइड से मेरी पहले बात हो गई थी, लेकिन ऐसा था कि यार मतलब जा कैसे पाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे ट्राइबल फाइट काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो ट्राइबल फाइट चल रही थी तो हमारा था यार कि कैसे जा पाएंगे, बिकॉज गाइड ने बोला कि पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन भी चल रहे हैं। और वहाँ पे जिस दिन मैं गया था उससे 3 दिन पहले एक ट्राइब ने स्विट्ज़रलैंड के 2 लोगों को किडनैप भी कर लिया था। तो एक दिमाग में डर था यार पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही दिमाग में। तो फिर गाइड को बोला कि यार तू परमिट तो अरेंज कर। पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया कि हम परमिट नहीं दे सकते। अब भाई परमिट नहीं मिला हम लोगों को। अब गाइड बोला कि यार पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो मैंने कहा यार देख पैसे तो जो पहले बात हुई है ना, पैसे तो वही है, तेरी हेडेक है, तुझे कैसे करना है। क्योंकि वहाँ पे ट्राइब में ऐसा है कि नॉर्मल अगर हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे हमारे को भी गोली लग सकती है। तो वो बोले कि अगर तुम अपनी रिस्क पे जाना चाहते हो ना तो चलते हैं। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है रिस्क पे चलेंगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परमिट मिला नहीं। हम लोगों ने जयापुरा से डकाई की फ़्लाइट बुक कर ली जो थी लगभग 12,000 रुपये के आसपास, 1 वे। अच्छा। तो हम लोगों ने वहाँ से फ़्लाइट बुक के हम लोग डकाई चले गए। डकाई एक छोटा सा टाउन मान लो, छोटा सा टाउन है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं। भाई सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। जो ये टाउन है मतलब ट्राइब्स का हमने यूजुअली सुना है जंगल में रहते हैं, कबीले वाले होते हैं। तो ये टाउन में रहते हैं, कैसी लोकेशन? टाउन में नहीं रहते, वो बिल्कुल जंगल में रहते हैं। अच्छा, और उन तक पहुँचने के लिए मैंने 10 घंटे की बोट जर्नी की थी। अच्छा। फ्लाइट से मैं उस टाउन, छोटे से टाउन में गया था। और वो टाउन में भी ऐसा है, हमारी फ्लाइट लैंड हुई ना तो वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी। पूरी पुलिस फोर्स थी वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आज से 1 साल पहले ना वहाँ पे ट्राइबल लोगों ने फ्लाइट को क्रैश करवा दिया था। वहाँ पे कैसे? वो नीचे से एक उनके पास क्या जैसे वुडन गन रहती है, वुडन गन टाइप की रहती है। तो वो ऊपर मारते हैं ना तो फ्लाइट के जो पंखे रहते हैं ना, जो फैन रहते हैं, इंजन रहते हैं, उन पे मारते हैं तो फ्लाइट क्रैश हो गया था। इतनी ऊपर चली जाती है वो नीचे तक आती है ना जब लैंड होने वाली होती है उस टाइम पे। तो इस वजह से उन्होंने एयरपोर्ट के पास में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दे रखी है।
तो हम लोग जैसे ही लैंड हुए तो वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी भाई। हम तो जैसे ही नीचे उतरे तो जो लोकल लोग थे उनको तो अलाउ कर दिया और पुलिस ने हमको रोक लिया, बिकॉज हम फॉरेनर थे, अकेले फॉरेनर वहाँ पे पहुँचा। तो वो लोग बोलते कि यार आपको पास परमिट है, तो हमारे गाइड ने उसकी लोकल भाषा में बात की और उसने 1 घंटे हमको बिठा के रखा। और फिर एक हायर अथॉरिटीज़ आए वहाँ पे और उनसे बात की, तो उसने पैसे वैसे खिलाए उनको। वो हालांकि वो जो लड़का था जो हमारा गाइड था वो डेकाई का ही था, लोकल ही था। तो बोला कि यार उधर मेरे जानकार है, मैं काम देख लूँगा। तो बहुत देर बाद मशक्क़त करने के बाद परमिट मिल गया। वहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोट में गए और वहाँ से 10 घंटे की बोट जर्नी में गए और शाम को पहुँचे। तो हमने बीच में एक स्टे किया था एक जगह, वहाँ से हम लोग अगले दिन निकले थे। कितने लोग थे इस बोट में? छोटी बोट थी। मेरे साथ 2 लोग और थे, एक फ्रेंच गाय था, बिल्कुल नॉनसेंस था। नॉनसेंस कैसे? बिल्कुल नॉनसेंस था, मतलब वो बंदा, हम लोग जयपुर में काउ सर्फिंग के पास रुके थे। लड़की थी लेकिन उसको बॉलीवुड सॉन्ग बहुत पसंद थे और उसने इंडियन बंदे से शादी की थी, लेकिन उसका हस्बैंड कोविड में मर गया। तो उसको इंडियन लोग बहुत पसंद थे और वो लड़का ऐसा था कि उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। हाँ, उसके साथ रह लिया वो 4 दिन और उसको बोला कि मैं बैग नहीं छोड़ के जाऊंगा, और मैंने सिर्फ अपने नेसेसरी जो थिंग्स थे, जो कपड़े थे, वो लिए और मैं चला गया। वो बोला मैं पूरा सामान लेके जाऊंगा। उसका बैग था 25 किलो का। अब मैंने बोला यार तू कैसे लेके घूमेगा, जंगलों में कैसे ट्रैक करेगा इसको लेके? लेकिन वो बंदे का ऐसे मेंटल थोड़ा सा रिटायर ही था वो बंदा। तो नॉनसेंस ही था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसने फिर वहाँ से हम लोग अगले दिन पहुँचे, माबुल करके एक जगह है, बहुत ही छोटा सा टाउन है। वहाँ पे गिनती के 10 या 15 घर होंगे। तो वहाँ पे लोग हमें अचंभे से देख रहे हैं, और ये तो फॉरेनर आए हैं यहाँ पे, पैसे मांगना चालू। और हाँ, पूरे इंडोनेशिया में वहाँ पे स्टारलिंक भी था। आप देख लो, स्टारलिंक था वहाँ पे। और स्टारलिंक का चार्जेस देख के आप हैरान हो जाओगे। हम लोगों से उसने 1 लाख इंडोनेशियन रुपया मांगा था, जो कि अपने इंडिया के लगभग होते हैं 1000 रुपये के आसपास। स्टारलिंक होटल है? नहीं, स्टारलिंक जो एलन मस्क का है ना, जो सैटेलाइट से इंटरनेट चलता है, अच्छा, वो वहाँ पे लगा रखा था। मतलब किसी दुकान वाले ने लगा रखा था। तो वहाँ पे लोग इंटरनेट भी यूज़ कर रहे थे जिनके पास स्मार्टफोन था, लेकिन 1 घंटे का था, मतलब 1000 रुपये अच्छा पे करना था अगर इंटरनेट चलाना है। तो हम लोग वहाँ पे इस तरह सामान लेने के लिए रुके, और पोर्टर था ना, उसका सामान भी तो लेके जाना था। तो पोर्टर वगैरह लिया और वहाँ से हम लोगों ने 5 घंटे का ट्रैक किया। 5 घंटे का ट्रैक करके हम लोग कोरवाई के पास पहुँचे। और मेरे दिमाग में डर था, बिकॉज मैं डरपोक आदमी हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ। मैं चले जाता हूँ इस जगह पे, लेकिन मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। मुझे पूरे रास्ते डर था यार, कुछ हो ना जाए, मार ना दे, ये ना कर दे। लेकिन हमारे साथ काफ़ी सारे लोग गए थे, तो वो सारे लोग हमारी सेफ्टी के लिए थे। और फिर जैसे ही पहुँचे ना, पहला इंप्रेशन था उस बंदे को देख के, बिल्कुल नंगा था वो। मतलब जो कोरवाई के, हाँ, कोरवाई के जो बंदे थे ना, वो लकड़ियाँ काट रहा था। और उसको देख के मेरा दिल ऐसे मुके, यार फाइनली पहुंच गए। मतलब इनके बारे में बहुत सुना था, इंसानों को खाने वाले लोगों के बारे में। तो फाइनली वहाँ पे पहुंचा और उनसे मैं मिलने नहीं गया जब तक मेरा गाइड नहीं आया ना, तब तक मैं उससे मिला भी नहीं। वहाँ पे खड़े रहे हम लोग साइड में। फिर उनसे मिले हम लोग, फिर उसने बात करवाई, इंटरेक्शन किया। और उन्होंने कपड़े वपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते वो लोग, ना तो वुमेंस डालती है ना मेंस डालते हैं। वुमेंस अपने डाउन पार्ट में थोड़े से लीव्स वगैरह डालती है। भाई इंटरेक्शन आपका कैसा था? गाइड के थ्रू ही हो रहा था? गाइड के थ्रू ही हुआ था। मैं उनके पास डायरेक्टली गया ही नहीं, बिकॉज वो लोग मेरे लिए पहले ही डर बना हुआ था। क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो बंदा था, न्यूजीलैंड का, उसको किडनैप कर लिया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, यार पता नहीं क्या हो। लैंग्वेज बैरियर भी तो वहाँ पे होगा ना? हाँ, लैंग्वेज बैरियर था, तो मुझे लैंग्वेज आ नहीं रही थी। और वो लोग क्या, वो जैसे वो टार्जन देखिए, ओ करके बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे वो लोग। वो जंगली लैंग्वेज बोल रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है मेरी। तो हमारा गाइड था, उसको पूरी लैंग्वेज आती थी उनकी। तो उनसे काफ़ी देर तक इंटरेक्शन हुआ और बातें की, और वो रात तो पूरा थक गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग उनके साथ हंटिंग करने गए थे। क्या क्या उस टाइम बातें हुई थी पहले? उससे नॉर्मल बातें हुई थी कि उसने, उनकी क्या भाषा रहती है, इनकी 2 सिस्टर ट्राइब्स हैं, एक माबुन ट्राइब है और एक कोरवाई ट्राइब है। माबुन ट्राइब इंसानों को नहीं खाती है, कोरवाई ट्राइब के जो लोग हैं वो इंसानों को खाते हैं। और हालांकि एक रिसर्च में बोला है उन्होंने कि अभी भी लोग खाते हैं। मैंने ये चीज़ मेंशन भी नहीं की थी अपने वीडियो में, बिकॉज मेरा गाइड बोला कि यार ये टूरिज़्म को बढ़ाना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप ये चीज़ मेंशन करोगे कि आज भी इंसानों को खाते हैं तो इनको कोई भी विजिट नहीं करेगा डर के मारे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जब हमारा उनसे इंटरेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो फादर की जनरेशन के लोग थे वो इंसान खाते थे, लेकिन आज की तारीख में भी वो जो मर जाता है उनकी फैमिली में या फिर आसपास में जो कोरवाई के जो
ट्राइब्स ग्रुप्स हैं, उनमें कोई मर जाता है तो उसका सिर खाते हैं। और उससे उन लोगों को कुरु करके एक बीमारी है वो हो रखी है। कुरु क्या होता है वो उसमें ऐसा होता है, पागलों की तरह हंसते हैं वो लोग। और ये बीमारी औरतों को ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। औरतें ज्यादा खाती और हैं नहीं, दोनों खाते हैं, लेकिन औरतों का क्या है, थोड़ा सा जीन वगैरह थोड़े से आदमी से अलग रहते हैं, तो वो औरतों में ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो औरतों को आप मेरे वीडियो में देखोगे, वो औरतें पागलों की तरह हंसती रहती है, कभी भी हंसती रहती है, बिना बात ही हंसती रहती है। आपकी वीडियो में कैप्चर हुआ है ये चीज़? हाँ, कैप्चर हुआ है। तो वो कुरु नाम की बीमारी है, तो वो उनको होती रहे, वो उनको हो रखी है। तो आज भी ये लोग खाते हैं इंसानों को, लेकिन ऐसा डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं। वही साल में किसी को पकड़ लिया, 2 साल में किसी को खा लिया, ऐसे है। और ये किसी को भी पकड़ लिया, मतलब कोई टूरिस्ट आता है उसको नहीं। पकड़ते हैं, अपने ट्राइब में भी अपनी ट्राइब में कोई अभी आज की तारीख में जो मर जाता है उसको खाते हैं ये लोग। अच्छा। मतलब किसी को मार के नहीं जिंदा को खाते। नहीं मारते। जिंदा को तो ये लोग, इनके फादर की जनरेशन के लोग थे, वो खाते थे। और वो भी जब होता था, जैसे अपने राम भगवान सीता जी को ढूंढने गए थे ना, तो वहाँ पे रावण उठा के ले गया था सीता जी को। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इनकी औरतों को कोई उठा के ले जाता है, तो ये लोग उनकी फाइट करने जाते हैं उनसे, और आपस में मार काट हो जाती है ना, तो जो मर जाता है उसको लेके आ जाते हैं, उसको खा जाते हैं फिर ये लोग। भाई इनका थोड़ा आप वो समझाओगे, जहाँ पे रह रहे थे वो ट्राइबल एरिया कैसा था, उनका घर या शेल्टर जहाँ पे भी वो रहते थे वो किस तरीका का था? इनका घर ऐसा था पूरा, तो हम लोगों ने जो 5 घंटे का ट्रैक किया था, बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल जंगल। और हमारे गाइड ने बोला था कि यहाँ पे पाइथन बहुत सारे हैं। और पाइथन ऐसा है कि जहाँ ट्रैक रहता है ना, उसके साइड में रहते हैं, और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन टाइप के पाइथन रहते हैं, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वो चीज़ का थोड़ा सा डर था कि यार सांप, वो बोलते हैं ना अपने गांव में फोंकार दे देगा, दूर से भी फोंकार दे देगा, तो उनका जहर, हाँ, तो जहर शरीर में चले जाता है। तो वो भी एक डर था यार, दूर से फोंकार ना दे दे। तो फिर कैसे तैसे पूरा रास्ता तो ट्रैक कर लिया, लेकिन जैसे ही जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, कोरवाई के लोग अपने लॉन्गेस्ट ट्री हाउस के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनके ट्री हाउसेस 200-200 फीट के रहते हैं। अच्छा। मतलब 2 पेड़ रहते हैं, उनके ऊपर घर बनाते हैं वो लोग। और वो उसको देखने के लिए भी मेरा एक सबसे बड़ा मतलब मोटिव था कि यार कोरवाई को मिलना है और इनके लॉन्गेस्ट ट्री हाउस देखना है, किस तरीके से लोग ट्री हाउस में रहते हैं। तो ट्री के अंदर इन्होंने मतलब ट्री बना खड़े हैं, 2 ट्री खड़े हैं, और उसके ऊपर इन्होंने जैसे चिड़िया का घोंसला रहता है ना, वैसे घर बना रखे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। भाई आपके व्लॉग्स में मैं देख रहा था कि इनके घरों के अंदर भी हड्डियां लटकी हुई हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो वो बहुत पहले की हैं या फिर वो बहुत पहले की हैं वो। और उसमें हड्डियां इंसानों की भी हैं, और जो पिग रहते हैं, ये लोग पिग बहुत खाते हैं, पिग की हड्डियां भी हैं वहाँ पे। और एक जानवर है जो अपने मोर की तरह रहता है, मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं पता उसका, ये भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उस जंगलों में वो बहुत पाया जाता है। अच्छा। और जो अपने लिजर्ड रहते हैं ना, जैसे अपने इधर बोलते हैं सांप की मौसी, सांप की मौसी, ऑरेंज पूंछ रहती है, वहाँ पे बड़ी रहती है, वो काफ़ी बड़ी रहती है, उसको भी खाते हैं ये लोग। कुछ भी ये शाकाहारी खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं ना, केले खाते हैं, और पाइनएप्पल, बहुत सारे पाइनएप्पल थे वहाँ पे। और वहाँ पे जो मैक्सिमम पेड़ थे ना, उनके लीव्स भी खाते हैं ये लोग। अच्छा। तो शाकाहारी भी खाते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी इनके बारे में, वो थी आदमी और औरत अलग अलग सोते हैं, उनके घर अलग अलग हैं। वैसे वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अलग अलग सोते हैं। और बाकी जब मीटअप होता है उनका आपस में, तो उसके लिए अलग से घर बना रखा उन्होंने। अच्छा, तो मिलने जाते तो उसमें मिलने जाते हैं वो लोग, बाकी रहते सोते करते अलग इसके अलग। पीछे का लॉजिक क्या है? इसके लॉजिक ऐसा है कि कोरवाई के लोगों का मानना है कि अगर मैन एंड वुमेन अगर साथ में सोती है, उनके कल्चर में है मैन एंड वुमेन साथ में सोती है, तो एक वो जो बैड एनर्जी रहती है ना, वो उनके अराउंड रहती है, ऐसा उनका मानना है, उनके कल्चर में ऐसा। तो वो कॉन्सेप्ट भी मेरे समझ में नहीं आया। मैं कहा यार तुम सारी उम्र कैसे निकाल लोगे ऐसे? सही बात है यार, सही बात है यार, कोई कैसे सारी उम्र निकाल सकता है। और सब वहाँ पे जैसे ही मैंने देखा ना, वहाँ पे लॉन्गेस्ट ट्री हाउसेस थे, उनके सारों के लॉन्गेस्ट ट्री हाउस हैं। और जहाँ पे ये लोग सोते हैं, वो उनका हाइट 40-50 फीट के आसपास है, मैन एंड वुमेन दोनों की। अच्छा, तो ये मतलब ऐसे चढ़ जाते हैं, मतलब जैसे छोटा पेड़ रहता है ना, उसको काटते हैं और उसको लटका देते हैं ऊपर, उसमें स्टेयर टाइप में बना देते हैं काट के, तो उससे चढ़ते हैं ये लोग। आपने मेरे एक वीडियो में भी देखा होगा, वहाँ पे किस तरीके से मैं ऊपर भी चढ़ा था उसके ऊपर। अब ये इनका तो रोज का काम है, इनको तो डरने लगता है, लेकिन मेरे जैसे फर्स्ट टाइम गए थे तो मेरा तो पैर स्लिप कर रहा था, क्योंकि पता नहीं कैसे चढ़ते हैं। करेक्ट भाई। और क्या एक्सपीरियंस किया आपने जब आप हंटिंग करने गए इनके साथ, तो आपने क्या क्या हंट किया? हाँ, वो कैसे थे, उनके हथियार या वगैरह? हथियार, हाँ, ये लोग हंटिंग के लिए जो अपने तीर कमान रहते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। और जो पिग रहता है, पिग, उसकी हड्डियाँ यूज़ करते हैं। और एक जानवर है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, शतुरमुर्ग टाइप का जानवर है, उसकी जो दांत रहते हैं
उससे तीर कमान बनाते हैं ये लोग। जो आगे का जो शार्प रहता है ना, जो नीडल रहती है, वो उससे बनाते हैं ये लोग, और बाकी आयरन से बनाते हैं। भाई ये तो अलग भाई ये आज की उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं ट्राइबल, ये अपने आप में बहुत हैरान करने और वाली सबसे बात है। इंटरेस्टिंग चीज कि ये लोगों का जो निशाना है ना इतना शार्प है कि आप अगर खड़े हो ना तो आपको आंख में बोलेगा ना तो आंख में तीर मार देगा वो। आपके सामने किसी जानवर को हंट किया था उन्होंने? हाँ, जानवर को हंट नहीं किया उन्होंने हमारे सामने, बिकॉज हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर तक गए थे लेकिन हमको कोई जानवर मिला नहीं वहाँ पे। और बाद में हम लोग थक गए थे तो हमने लगा यार वापस चलते हैं। और एक डर भी था, वहाँ पे बार बार बारिश हो रही थी तो यार सांप वाँप खा जाए तो एक अलग से भी डर था। तो हम लोग शागू आम वगैरह कलेक्ट किए थे, क्योंकि उनका जो मेन फूड है, जो मेन फूड वो शागू है। शागू एक अपने ट्री की तरह ही रहता है शागू, तो उसको खाते हैं, उसको काटते हैं और उसको गिरा देते हैं और एक वीक के बाद उसको काट के उसको खाते हैं ये लोग। स्टिकी टाइप का रहता है ये, ओके। तो इसको खाते हैं ये लोग शागू। और इसके अंदर निकलते हैं वॉर्म्स, वाइट वॉर्म्स, वो उनका नाम है शागू वॉर्म्स, और ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसे भी खाते हैं। उसे भी खाते हैं। बाप रे भाई, और कौन से ट्राइबल एरिया में आप गए हो जो बहुत ऐसे ही बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग हो? इथोपिया में भी गया था मैं। इथोपिया में वो प्लेट्स वगैरह लगाते हैं अपने दांत में, मतलब होठ ये वगैरह वाला को बड़ा काट के। का। हाँ, अच्छा, आपने लाइव मिले हो? वो लाइव मिले उन लोगों से। और एक सूरी ट्राइब है, सूरी ट्राइब पूरे इथोपिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्राइब है। मतलब वो लोग आज भी ऐसा बोलते हैं कि उनको अगर वो इतने एग्रेसिव है ना, अगर आप उनको नॉर्मली विजिट करोगे ना तो विदाउट गाइड, तो वो इतने एग्रेसिव है 4 बजे के बाद अगर उन्होंने ड्रिंक कर लिया तो वो आपको मार देंगे। सेम मुर्शी ट्राइब है। हाँ पक्का है, मुर्शी ट्राइब और सूरी ट्राइब दोनों बहुत डेंजरस हैं। इसीलिए बोलते हैं कि उनको विजिट करने के लिए गाइड कंपलसरी है। और उनकी जो कबीला है ना, वहाँ पे जाने से पहले एक गार्ड रहता है, उसको भी साथ में लेके जाना पड़ता है। इसीलिए मुर्शी ट्राइब को कोई भी 4 बजे के बाद विजिट नहीं करता। भाई जैसे हमने कई बार देखा है कि इन ट्राइब्स के अपने अपने गॉड्स होते हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस होती है, तो ऐसे कुछ गॉड के बारे में आपको पता चला ये किसकी पूजा करते हैं, कि किसको वर्शिप करते हैं, या किसी कोई मंदिर बना रखा हो किसी ट्राइब ने? ट्राइब ने मैंने आज तक किसी ट्राइब का मंदिर नहीं देखा, लेकिन उनसे पूछने के बाद पता लगा कि यहाँ पे अगर मुस्लिम तो नहीं आते, अगर हाँ मुस्लिम आ गया तो वो लोग उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे। क्रिश्चियन लोग मैंने देखा है, क्रिश्चियन लोग हर जगह जाते हैं, वो पता नहीं अपनी कम्युनिटी को पता नहीं इंक्रीज़ करना चाहते हैं क्या है। तो वो मैं मंतावे ट्राइब गया था, वो भी सेम इन्हीं की तरह है, लेकिन ये लोग हंटिंग वगैरह नहीं करते, तो वो उनको क्रिश्चियन बना रखा है। और उनमें से कुछ मंतावे के लोग मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, और लेकिन कोरवाई का कोई तो लोग जाके अपने रिलीजन उनको बता के आ जाते हैं कि तुम ये वर्शिप कर लो। भाई वैसे इतने आप ट्राइबल पीपल से मिल रहे हो जगह जगह तमाम कंट्रीज़ के भी, तो आपने ये जानने की कोशिश करी कि इनका बेसिकली मेन मोटिव क्या रहता है, या फिर ये लोग वहाँ पे कैसे चीज़ें ट्रेड कैसे करते हैं? कुछ करेंसी होती है इनकी अपनी अलग से? करेंसी नहीं होती। करते कैसे, मतलब इनका पर्पस क्या है, कर क्या रहे अब हैं? जैसे कोरवाई की बात करूं मैं, कोरवाई के लोगों का, उनके फादर मतलब कुछ कोरवाई के लोग हैं वो बाहर जंगलों से बाहर जा रहे हैं और थोड़ा सा बेटर लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास मैं गया था उन्होंने मेरे को बोला कि यार मैं अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। दिन बर दिन लोग है ना वहाँ पे उस जगह में माइनिंग होती है। माइनिंग ऐसे होती है, उस जगह में गोल्ड पाया जाता है। आपको अगर पता होगा तो पपुआ के जो जंगल है उनमें गोल्ड पाया जाता है, और पूरे रास्ते हम लोग बोट से गए थे ना, वो लोग वहाँ पे गोल्ड वगैरह ढूंढ रहे थे। तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे, बोले दिन भर दिन जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं जब तक मरूंगा ना तब तक मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मेरे जंगल को, बिकॉज मेरे लिए यही सब, तो यही लाइफ पर्पस है, यही लाइफ पर्पस है उनका। कोई लाइफ पर्पस नहीं है, जो मिल रहा है खा लेते हैं, और यही कुछ उन लोगों की लाइफ है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लोग थे, चाहे वो इंसान खाते हैं लेकिन अगला बंदा कोई आ रहा है उसको रेस्पेक्ट वे से देखते हैं वो लोग, और एक रहता है ना अगले बंदे को रेस्पेक्ट देते हैं, उस तरीके से उनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़ का। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कोरवाई के लोगों के बारे में, कि वो लोग ट्री हाउसेस क्यों बनाते हैं। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में है ना कोरवाई लोग जो हैं वही ट्री हाउसेस में रहते हैं, लॉन्गेस्ट ट्री हाउसेस में, और वो उन्हीं के लिए पॉपुलर है, उन्हीं के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये लोग क्या है कि ट्राइबल फाइट्स होती रहती है, तो इन लोगों का मानना ऐसा है कि अगर हम लोग ज़मीन पे घर बनाते हैं ना तो जानवर हमें खा जाएंगे, या फिर ट्राइबल लोग जो आपस में फ़ाइट होती रहती है वो हमें मार देंगे। इस वजह से ये लोग ट्री हाउसेस बनाते हैं, ताकि हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए लोगों से बच सकें। और कभी ज़्यादा ही फाइट हो जाती है, जो 200 फीट के जो ट्री हाउसेस बना रखे हैं वहाँ पे ये लोग जाते हैं। अच्छा। और वहाँ से फिर लड़ते हैं। तो 200 फीट तक पेड़ है, पेड़ है, हाँ लंबे लंबे पेड़ हैं। जैसे अपने इसके रहते हैं ना सागवान के पेड़ रहते हैं, इस तरीके के बड़े बड़े पेड़ हैं,
लेकिन वो शेक ज़्यादा नहीं करते, वो हार्ड हार्ड है, काफ़ी हार्ड वुड है उनकी। अच्छा, और बाकी ट्राइब्स में कैसे रह रहे थे वैसे लोग? जैसे बाकी आप ट्राइब में तो इथोपिया की इथोपिया के तो ऐसे जंगलों में जैसे नॉर्मल ग्रास है उनसे घर बना के ज़मीन पे ही रहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग थोड़े से, इथोपिया की ट्राइब्स टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पे, तो वो लोग धीरे धीरे मॉडर्न हो मतलब उन्हें वैसे समझ आने लगा है, अच्छा समझ ये आने बाहर लगा के है। लोग हैं, मिलने आते हैं, वो यूज्ड टू हो गए हैं थोड़ा, यूज्ड टू हो गए हैं और वो कि tourism उन्हें पे मतलब चल ये रहे हैं। अवेयर है कि हमारे जंगल के बाहर भी एक दुनिया है ना। कोई ऐसा ट्राइब है जिन्हें पता ही नहीं है कि ये कोरवाई के लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है इनको, बिकॉज बहुत अंदर जंगलों में रहते हैं और इनको कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। आज भी नंगे रहते हैं, मैंने सिर्फ यही ट्राइब ऐसी देखी जहाँ पे लोग बिल्कुल नंगे हैं, कुछ नहीं पैर रखा उन लोगों ने। और हाँ, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे उन लोगों की लगी, उनका मेन पॉइंट जो है ना बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और वो उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि उन्होंने मेन पॉइंट को जो लीव रहता है उससे टाइट करके बांध रखा है, तो ऐसा लगता है कि वो टाइम के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये लोग जनरेशन को आगे बढ़ाने में बिलीव नहीं करते? बिलीव करते हैं बच्चे, वो जिनसे हम मिले थे वो उनकी एज हो गई है काफ़ी, और पता नहीं इनका क्या सीन है। और टाइट बांधने की वजह से जो इनका जो नीचे बॉल्स रहती हैं वो बिल्कुल मोटी हो गई है, और मुझे लगता है कि इनके साथ कुछ बीमारी भी पक्का हो गई होगी। और मतलब भाई फिर बच्चे कैसे करेंगे? फिर तो आगे बढ़ेगी नहीं जनरेशन, फिर तो ट्राइब खत्म हो जाएगी। फिर हाँ, ये तो है, टाइम के साथ ट्राइब खत्म हो गई। जिनसे हम लोग विजिट किए थे उनके बच्चे थे ही नहीं ज़्यादा। फिर फॉरेस्ट कैसे बचेगा जब ये? अब जो ग्रुप बच्चे हैं ज़्यादा जाना पड़ेगा आपको, मतलब कोरवाई। अच्छा भाई, आप एक और चीज़ बता रहे थे कि आप एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पे मरे हुए लोग के साथ रह रहे हैं, जीते हैं। हाँ, वो तोराजा है, वहाँ पे लोग आज भी मुर्दा लोगों के साथ रहते हैं। ये कहाँ पे? ये तोराजा में पड़ता है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। मकासर से बस लेके जाना पड़ता है अंदर, 600 किलोमीटर के आसपास एक तोराजा करके जगह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जंगल है, जंगल नहीं है, टाउन है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने घर काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रखे हैं। आप लोगों को थोड़े से एक तोंगकॉन टाइप के, मतलब हट टाइप के घर देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अलग डिज़ाइन है उनका। तो उन लोगों का बिलीव ऐसा है कि हम लोग अगर अपने एंसेस्टर्स की टेक केयर करेंगे ना तो हम लोग पैसे वाले बनेंगे। तो वहाँ पे लोगों ने मुर्दा लोगों को अपने घर में रख रखा है। डेड बॉडीज पड़ी हैं, डेड बॉडीज पड़ी हैं कितने उनको, सालों से रखा हुआ है मुर्दों? कई डेड बॉडीज को तो 30-30 साल से रखा हुआ है। तो भाई स्मेल और वो नहीं होती क्या, नहीं, डिकम्पोज? वो लोग नेचुरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। और जब कोई मरता है ना तो उसके बॉडी में एक एसिड रहता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, तो वो बॉडी 10 साल 15 साल तक उसकी बॉडी जैसी अपनी स्किन है ना, एज इट इज स्किन रहती है। अच्छा, एज इट इज गलती नहीं है, गलती नहीं है बॉडी। बॉडी और सड़ती चली जाती है टाइम से। सूखती है लेकिन सड़ती नहीं है बॉडी, ऐसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन लोगों के बारे में, तोराजा के लोगों का जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूनरल सेरेमनी है। ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हैं वो उसमें? उसमें जैसे कि कोई फैमिली में मर गया तो उसको इंस्टेंट उसका फ्यूनरल नहीं हो जाता। ऐसा है कि तोराजा के लोगों का मानना है कि किसी का फ्यूनरल कर रहे हो, दैट मीन्स उसके फ्यूनरल में मिनिमम 50 बफेलोज को सेक्रीफाई करना पड़ता है, और जब तक 50 बफेलोज का ब्लड जमीन पे नहीं गिरता तब तक उन लोगों का बिलीव है कि उस बंदे की आत्मा भगवान तक नहीं पहुंचती। 50+ बफेलोज, 100+ पिग्स को मारा जाता है। अरे, और ये फ्यूनरल में करते क्या हैं बॉडी, डेड बॉडी के साथ? डेड बॉडी को तो पहले तो जाता है, फिर उसको क्या किया? मतलब जब मर जाता है तो 1-2 साल तक, जब तक पैसे नहीं हो जाते फैमिली के पास में, तब तक बॉडी को घर में रखा जाता है, और जैसे जो जिंदा इंसान रहता है उसकी तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। खाना रखा जाता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो डोर को नॉक किया जाता है। और इवन जब उसके जैसे सपोज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं गया था उनसे मिलने, उनको सिक पीपल बोला जाता है। दे कॉल दैट सिक पीपल। हाँ, डेड बॉडीज को सिक पीपल। जब तक फ्यूनरल नहीं होता तब तक वो सिक हैं, मतलब बीमार हैं। तो उनसे मिलने के लिए जैसे मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो जो उनकी डॉटर थी वो, उनकी मदर मर गई थी, तो वो उन्होंने डोर नॉक किया और उनसे पूछा, परमिशन ली कि आपसे एक इंडिया से मिलने आया तो वो आपसे मिल सकता है क्या नहीं। तो उन्होंने पता नहीं, अब वो एक लॉजिक रहता है, ठीक है हाँ बोल आने दो। तो ये वेट इसलिए करते हैं कि फ्यूनरल के पैसे इकट्ठे हो जाए और फ्यूनरल बना पाए, तो इसलिए वेट करते हैं। इकट्ठे नहीं होते तब तक ये लोग घर में रखते हैं अपने खुद। कितनी भी जनरेशन के लोग को रख लेते हैं, दादाजी को भी, और हाँ, सबको रखते हैं। और अगर कभी पैसे आए ही नहीं, पैसे आते हैं, डोनेशन करते हैं, और लोग शुरू से इकट्ठा करते हैं। और जो मरता है ना आदमी, वो अपने फ्यूनरल के लिए पैसा छोड़ के जाता है। अपने गांव में क्या होता है, लोग
हाँ मेरी दादी इतना पैसा छोड़ के गई थी वो पैसा वो उसकी फिनरल में लगेगा वो पैसा, कि ये मुझे शांति से मुक्ति मिल जाए, जल्दी मुक्ति मिल जाए। हाँ और वो फिर ये बरी करते हैं, मतलब दफन करते हैं कैसे? बरी नहीं करते। जैसे अब 2 साल बाद किसी बंदे का फिनरल कराया उन्होंने, तो फिनरल में 100+ बफेलोस को मारते हैं, मतलब 50+ बफेलोस और 150+ पिग्स को मारते हैं। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, बट मिनिमम 100 होने चाहिए। जितना ज़्यादा ब्लड गिरेगा उतनी जल्दी उसकी आत्मा भगवान तक पहुंचेगी। मतलब बॉडी को दफना देते हैं या नहीं, जला देते बॉडी को दफनाते नहीं है उन्होंने। जैसे घर रहता है ना उस तरीके से कब्र बना रखी है, वहां पे पूरी फैमिली की बॉडीज को डाला जाता है। अच्छा। और हर 3-4 साल में बॉडी को बाहर निकाला जाता है और बॉडी को क्लीन किया जाता है। पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मैनेने सेरेमनी। अच्छा, मैनेने सेरेमनी करते हैं। क्लीन करने के बाद करते हैं। क्लीन करने के बाद फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, आपस में बातें करते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं और इवन उससे बातें करते हैं, सेल्फी लेते हैं। और कोई जो फैमिली मेंबर आया नहीं है उसको वीडियो कॉल में बातें करवाते हैं उससे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है जैसे मोबाइल चल रहे हैं उस ट्राइब में, उस एरिया पे। हाँ मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं। वो इतना मतलब वहाँ पे इंटरनेट है, अच्छा खासा इंटरनेट है, तो इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है। और टाउन है वो, अच्छा खासा टाउन है। लेकिन लोगों के थोड़े जो बिलीव्स है ना वो बहुत शॉकिंग है। वो मतलब पहली बार मैं गया, मैं कि यार कोई कैसे मुर्दा लोगों के साथ रह सकता है। अपने तो यहाँ भूत प्रेत में लोग भरोसा करते हैं और इनको भूत वूत नहीं खाते क्या? सही बात है। और उन लोगों के लोग, हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे एक फैमिली से मिला था जब मेरा गाइड था, वो बोल रहा था कि आज से अगर मैं बात करूँ 20-25 साल पहले तक वहाँ पे जब क्लीनिंग करते थे आत्माएं भी आती थी वहाँ पे। अच्छा, लोग बोलते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि आत्मा वो जो डेड बॉडी थी वो खुद भी चलती थी। भाई ये क्या बता रहे और ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था। मैं बिलीव तो नहीं होगा लेकिन वो लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने अगर देखा होगा तभी बोल रहे हैं, मानना पड़ेगा। और वो बोल रहे थे, बोले कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना गला काट के जोड़ भी लेते थे। अरे तो राजा में बोलते कि सबसे ज्यादा भूत प्रेत है वहाँ पे। मतलब इस टाइम पे जब वो फिनरल करते हैं वो अगस्त के टाइम पे ही होती है वहाँ पे। मतलब जो मैनेने सेरेमनी होती है वो अगस्त में ही होती है, हार्वेस्टिंग के बाद में। और उस टाइम पे बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल थिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। पूरी सिटी के अंदर डेड बॉडीज देखने को मिलेंगी और ऐसे ही डेड बॉडी को डाल रखी है, हड्डियाँ मिलेंगी। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है। हाँ बहुत और मस्त वो किसकी पूजा करते हैं, किसी पर्टिकुलर? सब क्रिश्चियन है, मतलब जीसस की पूजा करते और वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह कुछ है वो? हैं। गवर्नमेंट है, हाँ रूल चलता है वहाँ पे, सब चलता है। लेकिन उन लोगों के जैसे अपने अलग बिलीव्स हैं, अपन जलाते हैं बॉडीज़ को, उन लोगों के बिलीव्स हैं बॉडी को टेक केयर करो, हम पैसे वाले बनेंगे। बिकॉज उन लोग आज से कई साल पहले है ना, उनकी स्टोरी भी ऐसी है। ये लोग किस वजह से क्लीन करते हैं, आज से कई साल पहले उनके एंसेस्टर्स को एक बॉडी मिली थी जंगल में। तो उस बॉडी को ये लोग घर में लाए और बॉडी का टेक केयर किया और 1 साल बाद जिन्होंने टेक केयर किया वो पैसे वाले बन गए। तब से इन लोगों ने उस पर बिलीव करना चालू किया और तब से बॉडी का टेक केयर करते हैं लोग। और ये पैसा कितना, मतलब कि इतनी वहाँ फैसिलिटीज हैं कि पैसा आप यूज में कर पाओ इतना, मतलब क्या क्या है वहाँ पे? फिनरल कार वगैरह सब चलता है? हाँ कार वगैरह सब चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एक फिनरल सेरेमनी में 50 से 60 लाख रुपया खर्च होता है मिनिमम। हमारे इंडिया के हिसाब से 50 इंडिया के हिसाब से 50 से 60 लाख रुपया। और एक बफेलो, वाइट बफेलो, उसको बोलते हैं एल्बिनो। एल्बिनो हर फिनरल सेरेमनी में एक एल्बिनो तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो एल्बिनो वाइट कलर का बफेलो होता है। बोलते हैं कि इसमें सारी आत्माएं इसमें बसती है। इसको जब तक सेक्रीफाई नहीं करेंगे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाप रे भाई, कैसे और कैसे एक एल्बिनो का कॉस्ट रहता है 10-15 लाख रुपए एक एल्बिनो का। ये तो फ्यूनरली शादी जैसे इंडिया में शादी होती है उतना कॉस्ट लग रहा है। उतना कॉस्ट लगता उससे भी ज्यादा। सही में 20 लाख में हो जाए शादी। है। हाँ 20 लाख में शादी हो जाती है। 20 लाख की तो गाड़ी मिले है तुम्हें। भाई ये तो हुई ट्राइब की बात, लेकिन आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप किन्हीं कंट्रीज़ में अरेस्ट हो जाते हो, किन्हीं कंट्रीज़ में किडनैप हो जाते हो। ये क्या सिस्टम है भाई, ज़रा इसके बारे में बताओ। जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया ना मेरी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हुआ। मतलब किसी ना किसी कंट्री में चोट मेरे साथ हुई है। तो एक किस्सा मेरे साथ हुआ था इथोपिया में। मैं फर्स्ट टाइम लैंड हुआ इथोपिया में, तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल टैक्सी बुक करके मैं वापस चला गया। लेकिन जब मैंने इथोपिया का पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लिया था तो मेरा प्लान था वहाँ से इजिप्ट जाने का। तो जब मैं वापस आ रहा था तो इजिप्ट वालों ने मुझे डिनाई कर दिया, मैं एयरपोर्ट आ गया। तो वापस उन्होंने डिनाई कर दिया तो मुझे हॉस्टल में जाना था वापस किसी हॉस्टल में। तो मैंने बाहर टैक्सी बुक की और टैक्सी बुक की तो टैक्सी वाला पूरे रास्ते तो मेरे को, हमने पैसे डिसाइड कर लिए कि भाई इतने पैसे देने मेरे को।
तो फिर थोड़े रास्ते बीच में जाके वो पूरा जगह ही डाइवर्ट कर ली उसने, हॉस्टल की तरफ जा नहीं रहा वो, कहीं और ही चला गया। और जो ये पता चल रहा था आपको? हाँ, मेरे पास मैप में था पूरा, कहीं और जा रहा है। मैंने कहा यार, मैंने कहा कहाँ जा रहा है? उसने पूरे डोर लॉक कर लिया, आगे से वो बटन दबा हो जाता है ना डोर लॉक, और शीशे चढ़ा लिए, और शीशे बिल्कुल ब्लैक थे। अब वो गाड़ी चलाए जा रहा और बोलता है कि गिव मी मनी। फिर बोलता है कि गिव मी $200। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं मेरे पास, और मैं तो वापस जा रहा था तो पैसे लिटरली नहीं थे मेरे पास। तो बोलता है कि गिव मी मनी अदरवाइज आई विल ब्रिंग यू समवेयर एल्स। तो मैंने कहा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो गाड़ी रोक, मैं देता हूँ तुझे पैसे। मेरा ऐसा था कि गाड़ी रोकेगा ना तो मैं बाहर निकल के भाग जाऊंगा, बैग छोड़ जाऊंगा। स्ट्रीट कैसी थी जिस पे आप थे? मतलब बिजी रोड थी वो? नहीं, वो ले गया अंदर गलियों में ले गया। और आपने अफ्रीका की गलियां देखी होंगी ना, है जैसे बिल्कुल बेकार है ना, जैसे लोग वहाँ पे बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं और लोग डरावने दिखते हैं, और उस गली में था। अब उस बंदे ने दरवाज़ा नहीं खोला और मेरा जो दिल था ना वो बिल्कुल घबरा गया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया, ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है, पता नहीं कहाँ ले जाके बेचेगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला, मुझको देख भाई, मेरी जेब में जो पैसे हैं ना, मेरे हाथ में जितने पैसे निकले ना, मेरे जेब में जितने भी थे इथोपियन करेंसी, मैंने उसको मुंह पे मार दी। मैंने कहा तू अब दरवाज़ा खोल। बोला नहीं, गिव मी मनी। मैंने कहा भाई है ही नहीं मुझको, गिव मी मोर। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। फिर मैंने बैग में चेक किया, कुछ पैसे नहीं, सारे पैसे तो उसको दे दिए मैंने। अब वो महाराज ना खोले। फिर बाद में मैं उसका गला पकड़ लिया, मैंने उसको नेक पकड़ लिया, उसका आगे था वो सीट। उसकी बिल्ड कैसी थी? वो लंबा चौड़ा था? मतलब नॉर्मल था, मतलब थोड़ा पर था हट्टा कट्टा। अफ्रीका के लोग देखे होंगे थोड़े से रहती है उनकी बॉडी, और अफ्रीका के लोग तो रहते भी काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। तो मैंने उसको गला पकड़ लिया और वो सीट को उसने ऐसे ही नॉक किया ना नीचे से, तो सीट मेरे ऊपर आ गई, तो मेरा उसके छूट गया गला। तो फिर बाद में मैंने, मेरा हाथ क्या साइड में था, जो बगल में जो सीट रहती है, मैंने उसका बटन दबाया और वो गेट खुल गया। मैंने फटाफट से दरवाज़ा खोल के बैग एक हाथ में पकड़ के मैं तो भाग गया। और वो टैक्सी वाला भी स्पीड पे थी गाड़ी? नहीं, उस टाइम पे उसने रोक रखी थी, रोक के मेरे से पैसे मांग रहा था वो। तो फिर मैंने बैग उठाया और मैं भाग गया, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो कहाँ पे है। और वो उसने भी मेरे को नहीं पता, वो चला गया, पीछे आया क्या आया, और मैं भाग गया। और एक होटल था, सीधा मैं वहाँ घुस गया और मैंने उसको बोला मैम ये सीन हो गया। तो वो मेरे साथ आई, बता कहाँ कौन सा टैक्सी वाला था। तो तब तक तो कोई मिला नहीं वहाँ पे। तो ये इंसिडेंट हुआ था, नहीं तो उस दिन तो मेरे साथ कांड हो जाता। भाई लेकिन दाद देनी पड़ेगी यार, ऐसे इलाके में बंदे का गला पकड़ के वहाँ से बच के निकलना भाई साहब। मतलब मैं सोचा यार मुझका आज मेरा लास्ट दिन है लाइफ का, लेकिन कैसे तैसे निकल गया। सिचुएशन भी ऐसी होती है, मरता क्या नहीं मरता, कुछ ना कुछ हाँ, टेक्निक कुछ तो लगाता करेगा है ना, आदमी। आदमी वैसे ही मरने वाला है, तो आदमी कैसे तैसे कुछ तो करेगा ना। लात बजाएगा, कुछ तो करेगा। वेपन था उसके पास कोई ऐसा? वेपन मैंने तो देखा नहीं, वेपन नहीं था शायद उसके पास। और जब आप होटल गए तो आपने फिर कैसे पैसे वैसे को कैसे करा? पैसे मैंने उसको बोला मैम पैसे हैं नहीं मेरे पास। तो उसने एक बंदे को कॉल किया, वो टैप मशीन रहती है ना, वो लेके आया मेरे कार्ड में। उस टाइम पे गिनती के मेरे कार्ड में थे 1000 रुपये, लिटरली 1000 रुपये थे। मैंने उसको स्वाइप करके मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा, वो मांग रही थी 1200-1500 रुपये मांग रही थी। मैंने कहा मैम देखो पैसे हैं नहीं, अब आप मेरी जान ले लो, कुछ भी ले लो, मैं 3 दिन बाद वापस, मेरे को फ़्लाइट है मेरी इजिप्ट के लिए, तो मैं जाऊंगा। बिकॉज इजिप्ट में परमिट मांगते हैं, इस वजह से डिनाई किया था उन लोगों ने। तो उसने मेरी कंडीशन समझी और उसने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगी। तो फिर उसको मैंने टैप करके, उसने बोला कि कोई नहीं, 1000 रुपये में उसने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अगले दिन बोली कि मेरे से बिना पूछे इस होटल से मत निकलना। और मेरा तो डर वैसे ही बैठ गया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं बाहर जाने की। मैंने उसको बोला वो खाना तो मुझे अंदर ही ला के दे। पूछा कि ये कहाँ ले जाते हैं किडनैप करके, बाय चांस आप नहीं छूटते? वो बोली कि इथोपिया में ये चीज़ नॉर्मल है, टैक्सी वाले लेके कहीं नहीं जाते। बोलते कि इनका ऐसा है कि टैक्सी वाले, अगर तुम किसी ढंग के टैक्सी वाले को नहीं लोगे ना, जो वहाँ पे अपने ओला उबेर चलती है, वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे भी चलती है। बोलते ऑथराइज बुक करो, नॉर्मल बुक करोगे तो वो आपसे ऐसे ही लेंगे, लूट कसोट करेंगे। और एज अ फॉरेनर वो लोग देख लेते भाई वाइट कलर है, इसको तो लूटो। पैसों के लिए ही करते हैं, बाकी मारते करते नहीं है। वो बोली कि मारते नहीं है, बस वही है कि अगर जितना दोगे उतने में दे के छोड़ देंगे वो आपको। तो इसके बाद आप इजिप्ट गए? इसके बाद मैं इजिप्ट किया था। इजिप्ट अफ्रीका की कंट्री है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। पर वहाँ भी हमने सुना है स्कैम बहुत है। स्कैम वो ऐसे तरह की नहीं है, जैसे मैं सपोज गया, मेरे को घोड़ा लेना है, वो राइड रहती है ना पिरामिड वगैरह में, तो वो पहले आपसे बोलेंगे मैं 10 रुपये लूँगा। राइड करके आएंगे तो बोलेंगे नहीं 10 रुपये नहीं, 100 रुपये देने पड़ेंगे।
ऐसे करके स्कैम करते हैं। बाकी वो नॉर्मल ऐसे लूट कसोट वाला काम नहीं अरे है। अभी वहाँ कुत्ता एक चढ़ गया इसी टॉप पे, रील हाँ बड़ी वो भी एक viral रील हो बड़ी गया है। देखी थी, वो बोल रहे थे कि भाई ये पिरामिड में छुपा हुआ ऊपर तक पहुंचा कैसे लोग ये बातें बना रहे हैं, फिर कुत्ते एक वीडियो है कुत्ता उतर रहा है, दिखा कुत्ता रहा है कि उतर बेटा रहा मैं है। ऐसे चला था। हाँ मैंने भी देखी थी वो। भाई अरेस्ट कौन सी कंट्री में हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? वो जॉर्डन में, वो जब मैं इजिप्ट से जॉर्डन गया था, तो इजिप्ट से जॉर्डन की जो फ़्लाइट है वो 4,000 रुपये की है, 3-4 हज़ार रुपये की। तो मैंने कहा यार अब घर जाना है तो ये पास में कंट्री है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पास की कंट्री कर लूँ, बिकॉज बजट में ट्रैवल करना है तो आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से। तो मैंने कहा 4,000 की है तो चलते हैं इजिप्ट, और वीज़ा ऑन अराइवल था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जब तक तुम्हारे पास बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है तब तक वो लोग एंट्री नहीं देते, दे देते हैं लेकिन वही है, अगर तुम अकेले आ रहे हो वहाँ पे डोंकी रूट बहुत चलता है। इस वजह से मेरे को जेल में डाला था उन लोगों ने। तो मैं शाम को 8:30 बजे पहुँचा, उसने देखा इंडियन पासपोर्ट, मेरे से पूछा भी नहीं उसने, और पहली बार ज़िंदगी में मैंने रिटर्न टिकट बुक कर रखी थी कंफर्म, और पहली बार पेड होटल बुकिंग कर रखे थे, और JR पास ले रखा था। सब मैंने 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे उस कंट्री में। तो उसने पासपोर्ट देखा और एक मतलब हाँ इतना ही बड़ा कमरा होगा, मतलब 10x10 का होगा मेरे हिसाब से, उसके अंदर जाके बंद कर दिया, और उसके अंदर अफ्रीकन भी थे काफ़ी सारे। तो आपको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था? एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, पूछा भी नहीं मेरे से कि भाई कि आप तुम कौन हो, क्या हो, कुछ क्यों नहीं आए हो, पूछा। क्या हिस्ट्री है, हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछा। मतलब पासपोर्ट फिर नहीं आपको खोला। ये शक किया उनपे कि ये डोंकी रूट से आया है, क्योंकि इसके पासपोर्ट पे बड़ी कंट्री का ठप्पा नहीं है। हाँ क्योंकि इजिप्ट क्या है कि इजिप्ट में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो ये डोंकी रूट वाले ऐसे ही करते हैं। इथोपिया जाते हैं, इथोपिया से इजिप्ट जाते हैं, वहाँ थोड़े दिन रुकते हैं, एजेंट बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं अराइवल कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर उसने अंदर डाल दिया, और उस टाइम पे रमज़ान चल रहा था। अब सारा दिन खाना नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं दिया। सुबह 4 बजे ऐसे जैसे कुत्तों को खाना देते हैं ना, वो दरवाजे के नीचे कट कर रखा था, वहाँ से खाना फेंका मतलब उसने, और उसके अंदर राइस थे और लेग पीस था, तो वो फेंका। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने देखा, मैं सोफे पे सो रहा था, मैं तो ऐसे ही टेंशन में, तो मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैं सो गया दोबारा आप रूम में अकेले थे? पूरे रूम में? नहीं 4 लोग और थे, अफ्रीकन थे या अरेबिक लोग तो थे। ये नहीं सोचा चावल खा लूं? उसके ऊपर ही वो रखा था, और मैंने कहा यार अब एक वो इंडियन माइंडसेट रहता है ना, ये तो मिक्स हो गया। तो फिर मैंने खाया नहीं, और उस टाइम पे मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार मेरे तो टेंशन रखी, मैं इतना पैसा ख़राब कर दिया मैंने और अब ये एंट्री भी नहीं दे रहे मुझे। तो फिर मॉर्निंग हो गई होगी मेरे हिसाब से, फिर मैंने उनसे पूछा, हमको सर मुझे बात करनी है कहीं पे। तो उसने फ़ोन बोला 5 मिनट ओनली। फिर मैंने 5 मिनट, मैंने घर वालों को भी कॉल नहीं किया, और मेरे पापा के आ रखे थे 50 मिस कॉल। मेरे पापा मुझे डेली कॉल करते हैं, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जब से, मेरे पापा बहुत, वो एक रहता है ना हर फैमिली को डर लगा रहता है, और वो मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते। इतना घूम हाँ, जाके वो सपोर्ट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उनके 50 कॉल आ रखे थे, मैंने उनको कॉल नहीं किया। मैंने मेरे रिलेटिव में एक है अंकल, उनको कॉल किया मैंने सीधा, और उस टाइम पे वो बर्लिन इंडियन एम्बेसी में थे। तो उनको बोला हमको ये हो गया, तो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। जब तक बात कर रहा था उसने फ़ोन कोस लिया और बोला गो इनसाइड, और उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो मुझे धक्का मार के उसने अंदर कमरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने उसको बोला थोड़ी देर बाद मेरे को बाथरूम जाना है, नो 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 ऐसे गुस्से में बोलने लगा मुझे, और मेरा बाथरूम तो अब क्या करे, ब्लैडर मेरा पूरा भर गया, बहुत तेज़ पेन कर रहा था। फिर मैंने बोला मुझे सर जाने दो प्लीज़ प्लीज़, तो नहीं जाने दिया उसने। अब क्या करे, अब बैठा वहाँ पे झेल रहा था। फिर जो मेरे पास पानी की बोतल थी उसमें बाथरूम किया उन सबके सामने, अब क्या ऑप्शन था। फिर वहाँ से निकले कैसे आप? लगभग दोपहर के आसपास मैंने दोबारा से उनसे फ़ोन मांगा, और उनमें उन्होंने एक जो जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी में एक थे बंदे, उनका नंबर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको कॉल किया, वो बोले कि उनको बोल दूतावास से कॉल आया, उनको बोल कि बात करें। नहीं बात किया, फ़ोन कोस लिया। फिर मैंने कहा यार देख अब डिपोर्ट करेंगे तो कर देंगे, बहुत देर होगी, कोई नहीं आया एयरपोर्ट में मुझे ढूंढने। और 6:30 बजे मुझे एक बंदा आता है, बोलता है कि आपकी 8:30 बजे इजिप्ट के लिए फ़्लाइट है, डिपोर्ट कर रहे हैं आपको। फिर लगभग 7:30 बजे के आसपास एक उनका ऑफिसर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का पुलिस ऑफिसर, और वो मीना कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ यस मी। तो मैंने फिर वो बोलता मीना, मैंने कहा हाँ धीरज। तो फिर वो उसके फ़ोन में उर्दू में मेरा नाम लिखा हुआ था व्हाट्सअप ग्रुप में। तो बोलता कम विथ मी। तो मैंने सारा सामान लिया, और उस बंदे ने मेरा फॉर्म खुद भरा, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म खुद भरा, पासपोर्ट पे स्टाम्प खुद लगाई उसने, काउंटर पे जाके मेरे लिए टैक्सी बुक की, मुझे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा, और टैक्सी वाले को बोला जब तक ये एयरपोर्ट वो इसके होटल ना पहुँचे तो इसको प्रॉपर होटल में पहुँचा के आना।
क्योंकि पीछे से दबाव आया इंडियन एम्बेसी का। उन्होंने बोला कि तुम किस तरीके से इस तरीके से हराश कर रहे हो। और फिर जाके फिर मैं अगले दिन वो जो एम्बेसडर थे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी उनसे मिला। उन्होंने बोला कि यार आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे ये जो डोंकी रूट लेते हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी बसड़ कर रखी है यहाँ पे, इस वजह से ये गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और इंडियन को लेके है ना वहाँ पे काफ़ी चल भी रहा है। वो लोग है ना इंडियंस को देख के ऐसे सोचते हैं कि आ गए भूखे नंगे यहाँ पे, ऐसा है। भाई डोंकी मारते भी तो इंडियन ज़्यादा है। इंडियन ज़्यादा हैं इसी वजह से। देसी लोग मार देते हैं डोंकी पैसा बचाने के चक्कर में, बस पहुंच जाए अगले देश से। हाँ ये तो है। अच्छा भाई, आप इतना घूमते हो, आप काउच सर्फिंग भी बहुत करते हो, तो मैं आपकी वो स्टोरीज जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वियर्ड स्टोरीज। आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ गए हो रहने के लिए और कुछ हुआ हो बढ़िया भाई एक्सपीरियंस? काउच सर्फिंग होता क्या है, ये ऑडियंस को एक बार बता दो पहले आप। काउच सर्फिंग क्या है कि बहुत पहले से चल रहा है और काउच सर्फिंग में आप लोग फ्री में स्टे कर सकते हो। ये एक ऐप है, वेबसाइट है? एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, तो लेकिन लोग ऐप यूज़ करते हैं। लोगों ने अपने घर लिस्ट करे हुए हैं इसमें। हाँ, घर लिस्ट नहीं करे हुए। जैसे सपोज अभी अपना घर है यहाँ पे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी ट्रैवलर हूँ और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो हम लोग ट्रैवलर से मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत पसंद है। इस वजह से ये काउच सर्फिंग कम्युनिटी है। और तो आपने लोग कौन सी कंट्रीज में काउच सर्फिंग करी हुई है? लगभग सभी कंट्री में की है मैंने। थोड़ा बताओ कुछ अब एक्सपीरियंस। जैसे मेरे साथ चोट हुई थी केनिया में। अफ्रीका में क्या है, मैं कोशिश करता हूँ हर कंट्री में काउच सर्फिंग करूँ ताकि मुझे लोकल इन्फॉर्मेशन मिले। पैसे बचाने के चक्कर में नहीं मैं रहता वहाँ पे, मेन रहता है कि लोकल से पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कौन सी इंटरेस्टिंग जगह है विजिट करने के लिए। तो फिर मैं जब केनिया से युगांडा जा रहा था तो एक बॉर्डर के पास एक टाउन था, उसके पास मैं रुका, उस बंदे के पास तो रुका। और उसने क्या है, उसके घर के बगल में एक कमरा था, वहाँ पे मुझे दे दिया कि बोले यहाँ पे रह ले तू। फिर मैं वहाँ पे रह रहा था, तो उस रात को मेरे को बोलता है कि चलते हैं अपन पब में चलते हैं। मैंने अब यार किसी के पास रह रहे हैं, उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। फिर वो एक रहता है ना कि यार इसको मैं फ्री स्टे कर रहा हूँ, ये तो साला जा ही नहीं रहा मेरे साथ में। तो मैंने कहा यार चलते हैं, कोई नहीं। और फिर मैं उसके साथ चला गया और मैंने क्या डोर को लॉक नहीं किया, पीछे से मेरा लैपटॉप ले गया। और उस टाइम पे मेरे को इतना हेडेक हो, वापस आके देखा मेरा लैपटॉप ले गया, जेब में मेरे पाउच में थे लगभग $200 के आसपास थे, तो वो भी ले गया। तो फिर मैंने उसको बोला यार मेरा लैपटॉप चला गया। और उसके बगल में एक लड़का भी था जो उसके घर में रह रहा था, बोला कि मैंने कहीं नहीं सुना यहाँ पे ले गया और मैंने देखा भी नहीं किसी को। मुझे तो उसी पे शक जा रहा था यार, उसके घर से चोरी हुआ है तो इसी ने करवाया होगा। तो बोला कि हमने तो नहीं किया। बोलता है कि अगर दिक्कत है तो कल पुलिस चलेंगे। अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाला बोलता है गिव मी $1,000 $1,000 देन ओनली आई कैन स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, तो बोलता कंप्लेन लिखने के मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बोलता है कि कंप्लेन लिखने के मेरे को $1,000 दे। मैंने कहा यार $1,000। बोलता है कि और वो भी गारंटी नहीं है आपका लैपटॉप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोला हमारे केनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हम लोग ट्रैक कर सकें। अच्छा। मैंने कहा फिर तू $1,000 किस चीज़ के ले रहा है, क्यों कंप्लेन करवाऊँ मैं? सही बात है। मैंने उसको बोला मुझको देख, कुछ मुझे पता अफ्रीका के लोग कुछ काम नहीं करते, उनको करप्शन है। मैंने कंप्लेन नॉर्मल लिखवाई वहाँ पे। फिर वो उसको मैंने पैसे वैसे नहीं दिए। वो जो मेरे साथ बंदा था उसने बात की उससे और कंप्लेन लिखवाई हमने कैसे तैसे। हम लोग कंप्लेन लिखवा के वापस आ गए। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। तो मेरा तो पूरा चला गया सारा पैसा वैसा, और मेरा प्लान था पूरा ईस्ट अफ्रीका ट्रिप करने का। तो उस टाइम पे अब काफ़ी हेडेक हो गया। मैंने फिर खुद को समझाया, मुझे यार देख चीज़ें होती रहती है, कंटिन्यू कर ट्रिप को। और वो ट्रिप पूरी वाहियात थी मेरी लाइफ की। पूरी वाहियात ये थी। वही वाली ट्रिप है जो आपका पूरा अरेस्ट और arrest वगैरह हुआ। किडनैपिंग और ये सब हो गया था। साउथ अफ्रीका में भी आप बता रहे थे जोहानिसबर्ग का कुछ सीन है। हाँ, जोहान्सबर्ग अगर आप सर्च करोगे दुनिया की जो डेंजरस सिटीज़ के अंदर जोहान्सबर्ग टॉप पे है। अच्छा। क्राइम के अंदर। वहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो ना, अगर आपने थोड़ा सा टेंशन नहीं दिया अपने आसपास के लोगों में, तो आपकी बिलोंगिंग से उसको लेके भाग जाएंगे, लूट लेंगे। और जिस गली में लोग नहीं है और उस गली में आप अकेले घूम रहे हो तो चांस ही नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई छोड़ दे। गन लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। और अगर उस कंट्री में आप अपने गाइड के साथ चल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता है कि किस जगह पे हम लोगों को घूमना है। अब एज अ फॉरेनर मुझे क्या पता कि यार कौन सी जगह ज़्यादा सेफ है, तो जाने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कौन सा एरिया बेटर है। सही बात है। लेकिन जोहान्सबर्ग बहुत डेंजरस है। केप टाउन बेटर है, केप टाउन फिर भी बेटर है, क्योंकि अगर आप टूरिस्टिक प्लेसेस पे स्टिक रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हो, आपका एक गे एनकाउंटर भी हो गया था। हाँ, चाइना में फर्स्ट टाइम जब चाइना ओपन हुआ तो मैंने फटाफट से वीज़ा अप्लाई कर लिया और चाइना जाने का प्लान था। अब
इतनी रिसर्च नहीं की थी कि चाइना में सब कुछ ही बैन है, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चलता, कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं चलती है। इवन गूगल का अगर आपके पास फ़ोन है तो गूगल का फ़ोन चलता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वेस्ट है गूगल का फ़ोन वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे काउसरफर ढूंढा बीजिंग में, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि यार मैं 2 नाइट के लिए आपके पास रुकूंगा, क्योंकि यार अब फर्स्ट डे तुम जा रहे हो और नई कंट्री में जा रहे हो तो फर्स्ट डे लोकल के पास बनता है। सही तो फिर मुझे नहीं पता था कि वो बंदा गे है। अच्छा, अब मैं पहुंच गया, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ गया, पिक करने आ गया, और बंदा शक्ल से भी गे अच्छा, नहीं लग रहा था। इतनी तगड़ी सर्विस देते हैं कि तुम रह सकते हो, लेकिन पिक एंड ड्रॉप भी कराते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी करवाते हैं। वैसे चाल और चलन से तो समझ जाता है आदमी थोड़ा, हाँ, वो नॉर्मल हाँ, की चाल थोड़ा सा शरीर का जो एक्सप्रेशन लचक होती है उससे दिख जाती है। हाँ। तो मैं उसके पास गया, उस बंदे ने, और हाँ, चाइना में अगर जाते हो तो आप अपने पासपोर्ट से सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, वहाँ पे पुलिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, काफ़ी बसड़ है वहाँ पे। तो उस बंदे ने खुद की आईडी से मुझे सिम कार्ड भी दिलवाया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बंदा है, दिलदार लड़का है, और पूरे रास्ते मुझे गाइड करता है, ये चीज़ें अच्छी, ये चीज़ें अच्छी। इंग्लिश बोलता था वो? इंग्लिश अच्छी बोलता था, और काफ़ी कंट्री ट्रैवल भी की थी। अब बात आती है भाई वहाँ पे सोने की। तो घर वर पहुंच गए, घर वर पहुंच गए। और चाइना में क्या है, जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें घर काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे हांगकांग में अगर आपने सुना होगा, हांगकांग के घर जो हैं, जैसे बाथरूम जो अपने बाथरूम का साइज रहता है ना, उसमें तो वो लोग रहते हैं। जापान में भी ऐसे ही है। तो उसका घर काफ़ी छोटा था, उसमें से बाथरूम था और एक सोफे के बराबर उसका टॉयलेट था, उसमें छोटी सी सीट थी और छोटा सा नहाने के लिए था, तो छोटा सा बेड था। अब बोलता है कि सो जा भाई, ठीक है यार, लड़का ही है, मैं अपने रहता है ना, लड़का तो लड़के के बगल में तो सो सकते हैं। हाँ। लड़की का रहता है तो वो बंदा हिचकिचाता है। सही बात है। तो मैं सो गया वहाँ पे। 15-20 मिनट बाद बंदा भाई साहब में मेरा पूरा शरीर टच करने लग गया, डाउन पार्ट सबको टच करने लग गया वो। और फिर आपको नींद में रियलाइज हो कि कोई टच कर रहा है? हाँ, मुझे रियलाइज हुआ यार कोई टच कर रहा है, और मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने कहा क्या कर रहा है ये? फिर बोलता है इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है, मैं भाग पीछे। क्या हो गया मेरे की? दूर हट। फिर मैंने उसको पीछे पुश किया, तो बोलता है कि इट्स ओके, आई हेल्प यू अ लॉट एंड यू हैव टू स्पेंड अ नाइट विथ मी। तो मैंने कहा यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में। तो बोलता है कि इट्स ओके, इट्स जस्ट 1 नाइट। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है। फिर मैंने उसको लात मारी पीछे। मैंने कहा या तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर बोला कि ओके यू कैन स्लीप, आई विल नॉट टच यू। मैंने कहा तेरे पे भरोसा ही नहीं है। फिर उसके बेड के साइड में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे मैं कोने में सोया पूरी रात, और अगली सुबह 5 बजे और मैं वहाँ से निकल लिया। भाई कैसे सोए हो? मानना पड़ेगा, वहाँ उस टाइम टिक गया भाई, आपको उस टाइम निकल जाना चाहिए था, लात मारते हैं साढ़े। और सेम काउ सर्फिंग में मेरे साथ बाली में हुआ था। क्या? बाली में भी एक गे के साथ रुका था मैं। वो बोलता है कि नहाए तो दरवाजा खोल के ही नहा। वो क्या चाह रहा? ये कैसी वो है भाई? फेटिश है ये, नंगा कैसी नहाते कशिश देखो। है भाई? उसने मेरे को बोला कि आप दरवाजा खोल के नहाओ, आई वॉन्ट टू सी यू। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे से प्राइवेसी चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे को देखे। हाँ, लेकिन वो बंदा इतना वो नहीं था, फोर्सफुली नहीं मुझे किया उस बंदे ने। मैंने दरवाजा बंद किया और उसने ना तो मुझे टच वच किया, लेकिन वो गे था। लेकिन वो चेक कर लेते कैमरा वैमरा तो रख रखा है कहीं ऊपर खिड़की में। कहीं आपका ही बन जाता है मैं भैंस। कहीं वो कह रहा है चल कोई नहीं कैमरे में देख लेता हूँ। पता है मना तो करेगा ही। हाँ। फिर उसके बाद में उसके पास मैं रह लिया। उस बंदे ने मेरे को कुछ भी टच नहीं किया। हाँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काउ सर्फिंग में है ना, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है ना, राइट नाउ काउ सर्फिंग एक टेंडर बन गया। अच्छा। जो लड़के हैं ना, वो लड़कों को रिक्वेस्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट करते, लड़कियों के एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने सुना काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें भी हो रही हैं। आपकी नहीं करी किसी लड़की ने एक्सेप्ट? एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, बताओ ना। स्कॉट बॉय का। अब यहाँ पे क्या, जब मैं रशिया गया था ना, वहाँ पे स्कॉट बॉयज़ भी हैं। उनका थोड़ा सा सीन ऐसा है वहाँ। क्या होते हैं भाई स्कॉट बॉयज? जो जैसे अपन लड़कियां ढूंढते हैं, लड़कियां लड़के ढूंढती है। जिगोलो टाइप्स हो गए वो। हाँ। वो बोलते हैं कि पैसे दो, मैं तुम्हारे साथ एक 1 नाइट वाले। तो फिर उसके साथ वो बंदा मुझे नॉर्मली मिला, एक हॉस्टल में मिला था। हॉस्टल में भी पता नहीं वो काम करता था, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन वो मुझे वहाँ मिला। तो वो मुझे बोलता है कि चल बाहर चलते हैं, और अच्छा फ्रेंड बन गया, बातें बातें सही कर रहा था। और मुझे नहीं पता था इस तरीके से बंदा, वो बंदा मुझे बाहर ले गया और एक होटल में लेके गया।
वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वो बंदे को किडनैप करते हैं, मतलब उसको भी स्कॉट बनाना चाहते हैं, मतलब इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है रशिया में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके। तो वो बंदा मुझे ले गया और वहाँ पे उसने कैमरे जो जिस जगह में होटल में गए थे, बोला ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, बिकॉज हम लोग दूसरी सिटी में गए थे। तो बोलता है कि यार यहाँ पे घूमेंगे और फिर बोलता है कि वापस की हो जाएगा तो यहाँ पे रुक जा। तो मैंने कहा यार फ्रेंड है इसके पास, रुक जाते, हॉस्टल अगले दिन चले जाएंगे। हाँ। तो उसने कैमरे वैमरे लगा रखे थे वहाँ पे। तो उसके वहाँ पे एक लड़की आई, लड़की भी नहीं थी, वुमेन थी, मतलब 35 के 40 के आसपास थी, आंटी टाइप की थी, भाभी। हाँ भाभी भाभी लवर, भाभी। तो फिर वो प्यार करते हैं अंदर ही अंदर भाभीयों से। फिर वो मुझे बोलता है कि आपको इसके साथ सोना है। मैंने कहा मुझे नहीं सोना इसके साथ में। तो फिर वो लोगों का ऐसा चलता है कि वो लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी फ़ोटो ले रखी थी। तो उनका ऐसा रहता है, वो लोग फ़ोटोज़ को दूसरे बंदों को देते हैं। और ऐसा रहता है कि वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा था कि एक प्लेस का नाम बोल रहा था, बोला वहाँ पे चलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हो गया था, मुझे यार कुछ तो मामला गड़बड़ है यहाँ पे। और ये चीज़ लड़कियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब वो जैसे किडनैपिंग का सीन रहता है। मतलब जैसे आपको उन्होंने कहा कि आप इनके साथ सोओगे, अगर आप सोते तो वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ये वायरल कर दूंगा, अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो वो मुझे बोलता है कि तुम इसके साथ सोना चाहते हो। मैंने कहा मैं नहीं सोना चाहता इसके साथ में। तो बोलता है कि मेरे साथ सो लो। मैं कहा मैं क्यों सोऊं तेरे साथ में। मैंने कहा यार तू क्लोज फ्रेंड है इसलिए मैं तेरे साथ में आया हूँ यहाँ पे, और तू मेरे को इस तरीके से कर रहा है। और फिर मुझे बाद में पता लगा उस कमरे के अंदर काफ़ी सारे कैमरास थे। और बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, तो अगले दिन मैं वहाँ से निकल लिया। और सेम लेडी मुझे दूसरे दिन मिली थी। अरे सेम लेडी। ये कैसा स्कैम चल तो रहा है। वो बोली कि आप मुझे $100 दो और मेरे साथ सो लो। मैंने कहा मैं क्यों सोऊं, मुझे नहीं सोना तेरे साथ में। तो बार बार फोर्स कर रही थी, तब मैं समझ गया मैं यहाँ गड़बड़ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो के माध्यम से ना एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं ना, लोगों को ऐसा रहता है कि यार इसके साथ सो लूँ, इसके साथ सो लूँ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक आपने सुना होगा, अच्छा ये उन्हें भी पता है कि ये यही करने आ रहे हाँ, हैं, तो और फंसाते हैं। इंडियंस का स्पेशली जो रहता है ना, इंडियंस को पकड़ते हैं ये लोग, क्योंकि इंडियंस का माइंडसेट इस चीज़ के लिए। अब थाईलैंड को तो पूरा बदनाम कर रखा है। सही बात है। और हालांकि थाईलैंड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए, लेकिन वही है। आप कुछ बता रहे थे अभी बीच में। हाँ, तो वहाँ पे जो वो लोग क्या, जो ब्लू डार्ट रहता है ना, ब्लू डार्ट नहीं, डार्क वेब में ये लोग फोटोज़ वगैरह सेल करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ये लोग पेड मतलब पैसे पे करते हैं, और उन फोटोज़ वगैरह को ये लोग यूज़ करते हैं आगे, और उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं। मतलब जो लोग रैंडमली किसी के साथ वहाँ जाके सो रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हो कि आप ऐसे ना करो ताकि आपकी फोटोज लीक ना हो जाए, डार्क वेब पे फोटोज। मतलब ठीक है तुम कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एक अपने सराउंडिंग में भी चीज़ें देखो कि भाई हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं जो इंसिडेंट बताया ना, अब ये अगर शायद मेरे साथ, अगर मैं सपोज सो जाता उसके साथ में, अगर गलती से मेरी वीडियो लीक हो जाती, तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में चले जाता। पैसे मांगते मेरे से, फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। YouTube पे ज्यादा फेमस हो जाते फिर आप। पता नहीं YouTube पे होता कि और वेबसाइट पे होता। सही बात है भाई। आप एक रशिया के गांव की भी बात कर रहे थे। हाँ। वो क्या है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग था उसमें? वो ऐसा है कि मैं दुनिया के सबसे ठंडे गांव में गया था। यकूत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा सिटी है, और ओम्याकोन दुनिया का सबसे ठंडा गांव है। वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -71.2। तो मैंने हिचाइकिंग की थी यकूत्स्क से ओम्याकोन के लिए। वो क्या होती है? हिचाइकिंग लिफ्ट मांग के गया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ तो पे ये आपको पर्पस था कि ये ट्राई करना है, या यहाँ पे करना ही यही पड़ता है, कोई और मोड ऑफ का और है। वहाँ पे वैन चलती है, लेकिन वो कॉस्टली है, 15,000 वन वे है। तो मेरे को लगा कि यार हिचाइकिंग करके देखते हैं, ट्रक वर्क में लिफ्ट मांगेंगे। और मिल गई थी लिफ्ट, काफ़ी बढ़िया से मिल गई थी, काफ़ी थोड़ी देर वेट इस चीज़ में भी अलग फन है, अलग मजा है। अलग मजा है इसका अलग से। लेकिन ये था मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस हिचाइकिंग था ये, सबसे डेंजरस। मैं वो था 750 किलोमीटर का था यकूत्स्क से ओम्याकोन का। तो मैं पहले दिन लिफ्ट मांगी, शाम तक कुछ नहीं मिला। और एक जो फ्रोज़न रिवर है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या है, जो वहाँ पे लेक है वो पूरी फ्रोज हो जाती है, और वहाँ से बसवे वगैरह ट्रक वगैरह निकलते हैं। अच्छा, उस लेक के ऊपर से। तो वहाँ पे एक लेक के बगल में एक कमरा था, मैं वहाँ पे रुका, काफ़ी देर बाहर लिफ्ट मांगी, और
इतने टेम्परेचर में अपन 5 से 10 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर। हाँ बाहर, और मेरे पास तो प्रॉपर क्लोथ नहीं थे। फिर भी एक इंडियन ब्लड में रहता है ना, एक जुनून रहता है अलग से, तो वो भी नहीं लगी। तो उसके बाद में मैं लिफ्ट मांग के चला गया और ओमियाकॉन अच्छे से बढ़िया से ओमियाकॉन घूमा। और सब जब मैं रिटर्न में आ रहा था ना, और पूरी लिफ्ट मैंने 3 दिन में कंप्लीट की थी। 3 रात लगातार मैं पेट्रोल पंप पे सोया था। एक खत्यांगा करके जगह है, उसके आगे कोई भी टाउन नहीं है, खत्यांगा से तोमतूर तक। तो वहाँ पे वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। मुझे कोई ट्रक नहीं मिला, पुलिस वालों ने काफ़ी हेल्प की, लोकल्स ने काफ़ी हेल्प की, और उस टाइम पे मैं वायरल भी काफ़ी हो गया था पूरे यक्कूत्स्क में। तो जितने भी ट्रक यूनियन के जो लोग थे उन्होंने मुझे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, और लोगों ने मेरी जो स्टोरी शेयर की। और जो पेट्रोल पंप थे ना वहाँ पे, वो क्या अंदर से पूरे गर्म रहते हैं, तो वहाँ पे उसने रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, और काफ़ी देर सोया। और एक लेडी आई थी, पता नहीं कहाँ से आई, मैंने लोकेशन डाल रखी थी, तो उस पेट्रोल पंप पे जूते वगैरह लेके आई, कपड़े वगैरह लेके आई। तो काफ़ी हेल्पिंग लोग थे, मतलब रशिया के लोगों के बारे में सुना होगा, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। तो 3-4 दिन बाद तो मैं ओमियाकॉन पहुँचा, एक रात रुका वहाँ पे। और वापस जब मैं रिटर्न हिचहाइकिंग कर रहा था ना, मुझे वो थी 1 जनवरी की रात थी। और रशिया में क्या, लोग न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई कहीं नहीं जाता। तो उस टाउन में जो लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे ना अपनी फैमिली के साथ में, वापस उस दिन कोई भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने 20 मिनट तक अपने आप को हिम्मत करके बाहर रहा। उस टाइम पे टेम्परेचर था -60 डिग्री उस टाइम पे। इवन मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन कर रखा वो चीज़, वो ऊपर जो स्क्रीन रहती है वहाँ पे मेंशन था, वहाँ पे तोमतूर टाउन में। तो वहाँ से बिल्कुल मेरे हाथ लाल पड़ गए, वाइट पड़ गए थे, और जो ये कान रहते हैं सूज गए थे पूरे बिल्कुल ही। फिर बाद में मैंने सोचा यार अब मैं मर जाऊंगा। और पैर थे ना, पैर बिल्कुल जम गए थे और बहुत पेन कर रहे थे। आपने सोचा नहीं वहीं स्टे कर लूं 1 दिन और, जब कोई जा ही नहीं रहा तो? फिर वही सोचा मैंने कि यार अब यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। लेकिन न्यू ईयर का टाइम था, जितने भी थोड़े बहुत गेस्ट हाउस थे ना लिमिटेड, सब फुल थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो था। तो मैंने काफ़ी सारे दरवाजे खटखड़ाए, और गिनती के घर थे वहाँ पे। मैंने बहुत सारे दरवाजे खटखड़ाए, किसी ने नहीं खोला। फिर उसके बाद में मैं एक खंडर सा घर था, बिल्कुल खंडर सा, उसका दरवाज़ा मैंने पुश किया, दरवाज़ा खुल गया। और अंदर ऐसे ही सामान बिखरा हुआ था, ऐसे ही पी के लोग पड़े थे। एक बेड पे देखा, बेड भी टूटा सा बंदे का, उसमें पी के पड़ा हुआ था। एक लड़का आदमी सो रहा था, मतलब 40-45 साल का होगा, सो रहा था। तो मैंने फटाफट से अपने जूते खोले और जुराबें खोली, और वहाँ पे हीटर थे, मतलब रशिया में हर घर में हीटर लगे होते हैं अंदर। तो मैंने हीटर के ऊपर हाथ रखा, और आपने ऑब्जर्व किया होगा जब थोड़ी ठंडी रहती है ना, तो आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो पेन होती है। मेरे लिटरली हाथ पैर सब पेन करने लग गए थे, मैं लिटरली रोने लग गया वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा उठा, मेरे साथ फ़ोटोएँ ली, और इंदुस इंदुस कर रहा था मेरे को, कुछ कुछ रशियन में बोल रहा था। फिर सो गया दोबारा से। 10 मिनट के बाद में एक कपल आता है वहाँ पे, वो भी पूरा पियक्कड़, पूरा पी रखे थे, भंड थे बिल्कुल। अब उन्होंने, लड़की ने, जो लेडी थी, आंटी भाभी काफ़ी देर तक मेरे से फ़ोटो वगैरह की बातें कर रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी रशियन में, अब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी सी देर के बाद में उन एक औरत में और दोनों आदमी थे, उनके बीच में सेक्स चालू हो गया, और मैं वहाँ पे बैठा। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज़ मेरे को तो ठंड लग रही थी और मेरे पूरे हाथ पैर पेन कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो कर रहे हैं, अब मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं। मैं शांति से बैठा, और लाइव चल रहा है मेरे सामने सारी चीज़ें लाइव चल रही। और जब उन्होंने पूरा ख़त्म किया, उसके बाद में मैं चुपचाप से जूते पहन के निकल लिया, और वो सो गए, पूरे भंड थे। अच्छा भाई, बीच में नहीं गए? पूरा एक्शन देखा है भाई कह रहे हैं यार गर्मी का जुगाड़ हुआ है। हवा तो आ रही है गर्मी की। भाई कह रहा है ये हीटर से अच्छा ये हीटर है। साला हवा कौन सी आ रही है हिल रहे होंगे, थोड़ी हवा तो हिल रही होगी। अरे भाई को ठंड वैसी लग रही थी, हवा का क्या कर गरम हवा, गरम वो हवा। डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था मैं कि भाई इनको डिस्टर्ब कर दूं, ये लोग डिस्टर्ब हो जाए। करेक्ट। पर सही, वैसा ही किया आपने, क्लाइमैक्स के बाद ही गए। तो फिर वहां पे 2 रात रुका मैं उस जगह पे नहीं, हॉस्टल में, एक हॉस्टल में। अच्छा, एक लोकल ने हेल्प इस की। ताक में तो नहीं रुके, क्या पता कल मेरे को कोई मिल जाए। या कल नया कपल आएगा। भाई आपने वहाँ पे व्लॉगिंग चालू तो नहीं कर दी थी? नहीं, व्लॉगिंग चालू नहीं की थी। वहाँ खुद के हाथ पैर नहीं, हाथ लग रहे थे। वैसे भाई आपने यूज करे डेटिंग एप्स वहाँ पे? कोई आपको डेट मिली हो लड़की? रशिया में यूज़ नहीं की मैंने, कजाकिस्तान में यूज़ की है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में यूज़ की है। वहाँ पे डेटिंग ऐप और जगह की तरह नहीं है। और जगह तो डायरेक्ट जैसे ही आप ओपन करोगे वो डायरेक्ट आएगा, सेक्स सर्विस डायरेक्टली पूछेंगे आपसे। लेकिन कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में ऐसा नहीं है। और मैं
डेट मतलब टिंडर मैंने यूज़ किया वहाँ पे स्टे के लिए भी यूज़ किया। मैं 2 लेडीज़ के पास रुका था वहाँ पे और उन्होंने मुझे अच्छा खासा स्टे दिया। हमने स्टोरी शेयर की, उसने भी अपनी स्टोरी शेयर की। तब वो बोल रही थी कि मैं टिंडर पे हूँ एज अ फ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन लोगों ने टिंडर को और तरीके में यूज़ ज़्यादा कर रखा है। तो उसके साथ मैं स्टे किया और अभी भी शायद मेरे इंस्टाग्राम पे होगी वो। तो लोगों के साथ मैं एज अ काउ सर्फिंग भी जैसा टिंडर को भी मैंने यूज़ किया। ओके, ऐप का पर्पस ही बदल दिया आपने। हाँ अदरवाइज भी करा यूज? नहीं, आज तक नहीं यूज़ किया, आज तक यूज़ नहीं। चलो कैमरा बंद कर देते हैं फिर बात करते हैं। नहीं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इस चीज़ के लिए। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अगर आपको मज़ा आया है और आपको ये सारी वीडियोस जो भाई ने आज बात करी वो देखनी है, तो भाई के चैनल का गोल बटन यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है। आप भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, जाकर वीडियोस देखिए। और भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा था इनका इंस्टाग्राम। और आपको अगर ट्रैवल से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आई एम श्योर आप रीच आउट करेंगे तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बड़े हेल्पफुल नेचर के हमारे भाई। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो भाई पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिए। हम भाई के साथ दोबारा बैठेंगे, इससे पहले कि ये कहीं और ट्रैवल करने निकल जाए। हम एक और एपिसोड शूट करना पसंद करेंगे। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपको किस कंट्री के बारे में जानना है, कौन सी जगह के बारे में क्या जानना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, हम आपके लिए लोगों को बढ़िया बढ़िया बुलाते रहें। और थैंक यू सो मच भाई, हम मिलेंगे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जाने से पहले? कुछ कह रहे हो भाई? हाँ बस कुछ नहीं, बहुत सारी स्टोरीज है लाइफ में और ट्रैवल करो, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, ट्रैवल करो और लाइफ को एंजॉय करो। बिल्कुल Awesome जी। ओके, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय।